गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम हिमांशु जोशी है और मैं बात करना चाहता हूँ एक ऐसे विषय पर जिसके बारे में अभी बहुत चर्चा चल रही है। बाबा रामदेव ने ज्योतिष के बारे में कुछ कहा है तो बहुत दोनों तरफ से है ना, दोनों तरफ से शुरू हो गए हैं कि बाबा ने ऐसा क्यों बोल दिया, बाबा ने वैसा क्यों बोल दिया। वैसे ही आईएमए से पंगा ले ही रखा था, एक उड़ता तीर और ले लिया। अब समझिए ज्योतिष दरअसल है क्या, इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कही है। मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल, छोटी सी एक स्टोरी शेयर करने के लिए ये लाइव कर रहा हूँ। बाण भट्ट का नाम सुना होगा आपने, और नहीं सुना है तो बड़े दुख की बात है। वराह मिहिर जो हैं उनके गुरु थे, बाण भट्ट के गुरु वराह मिहिर। और वराह मिहिर जब सिखा रहे थे बाण भट्ट को, बड़े विद्वान, मतलब वो इन सब लोगों के नाम अनफॉर्चुनेटली हमारे डिस्कशन में आते ही नहीं हैं, पर बड़े बड़े विद्वान हुए हैं जिन्होंने पूरा ये है ना हमारी सांस्कृतिक विरासत जो है, हमारी आध्यात्मिक विरासत जो हमारी संस्कृति है उसको, ये पिलर्स थे उसके। तो एक दिन बाण भट्ट, नेचुरली ह्यूमन नेचर है, तो बाण भट्ट ने एक दिन अपने गुरु को बोला कि बस हो गया, मुझे शिक्षा हो गई, दीक्षा दे दीजिए। वराह मिहिर ने बोला कि अभी तेरा बाकी है थोड़ा सा, ज्योतिष सीख रहे थे। बाण भट्ट की आत्मकथा पढ़िएगा आप, है ना, बहुत ही प्यारी रचना है बाण भट्ट की आत्मकथा। सो वराह मिहिर ने बोला कि नहीं, तेरा भी सीखना बाकी है। अरे नहीं, मेरा हो गया, मैं सब कुछ जानता हूँ। ज्योतिष सीख रहे थे वराह मिहिर से। तो ठीक है भाई, जाओ तुम। अरे मैं सब हो गया, अभी बहुत हो गया। निकल गए, वराह मिहिर निकल गए, अपने बाण भट्ट निकल गए और उन्होंने बोला कि ये गुरु मुझे बोल रहे हैं कि अरे तुझे अभी सब बहुत सारा सीखना बाकी है, तो मैं प्रूव कर देता हूँ, देखो मुझे सब कुछ आता है, मैंने सब कुछ सीख लिया है। तो वो शहर गए, एक राज्य था राजा का, वहाँ गए और एक चौराहे पे खड़े हुए, है ना, चौराहे पे खड़े हुए और उन्होंने एक लकड़ी ली और उस चौराहे पे एक गोला बनाया, लकड़ी से जमीन पे एक ऐसा गोला बनाया और बोला कि अनाउंस किया कि ये जो गोला है इसके अंदर ये जो अगली पूर्णमासी है, अगली पूर्णिमा है, जब पूरा चांद होगा तब दोपहर को 12:12 और 12 सेकंड पर एक मगरमच्छ का बच्चा आके गिरेगा। मेरी ज्योतिषीय गणना ये कहती है, मेरा कैलकुलेशन ये कहता है कि 12:12 और 12 सेकंड पर एक मगरमच्छ का बच्चा आकर यहाँ पर गिरेगा, है ना। सो वो जो मगरमच्छ का बच्चा है वो इस गोले के अंदर आकर गिरेगा। ये तो बड़ी गजब की बात हो गई कि कैलकुलेशन भी कितना गजब का। और वराह मिहिर का शिष्य बाण भट्ट, वराह मिहिर का शिष्य अनाउंस कर रहा है कि इस जगह, इस पर्टिकुलर जगह पर 12:12 और 12 सेकंड पर एक मगरमच्छ का बच्चा आके गिरेगा। और बाप रे, बात तो आग की तरह फैल गई। तो पहुंची सारे, तो लोग इकट्ठे होने शुरू हो गए, बोले अभी तो टाइम है, लोग इकट्ठे होने शुरू हो गए। तो लोगों ने भीड़ इकट्ठी होने शुरू, आजू बाजू के राज्यों से लोग आने लग गए, आजू बाजू के गाँव से लोग आने लग गए कि चलो इसी बहाने राज्य जाएंगे, काम निपटाएंगे। ये बड़ी चमत्कारिक घटना भी देख लेते हैं कि ऐसा कैसा गजब कैलकुलेशन वराह मिहिर के शिष्य जो हैं बाण भट्ट, उसने ऐसा कैलकुलेशन बताया है। राजा तक बात पहुंची तो राजा बोले ठीक है, हम भी उपस्थित रहेंगे उस दिन वहाँ पर। तो लोगों ने तो वहाँ पर है ना वो ठेले लगाने शुरू कर दिए, चाट पकौड़ी बिकेगी और मूंगफली बिकेगी, इतनी सारी भीड़ होने वाली है, बिजनेस भी होगा। सो बात वराह मिहिर तक पहुंची। कुछ लोगों ने बोला वराह मिहिर को कि गुरुदेव, वो बाण भट्ट जो हैं आपके शिष्य, वो ऐसा कह रहे हैं कि 12:12 और 12 सेकंड पर यहाँ पर इस पर्टिकुलर जगह पर मगरमच्छ का बच्चा के गिरेगा। इतनी गजब की ज्योतिषीय गणना की है, इतना सटीक। वराह मिहिर हंसे, मुस्कुराए तो लोगों ने पूछा अरे आप मुस्कुराए क्यों, कुछ कहना नहीं है क्या? बोले नहीं, वो बच्चा है, वो ठीक है, नहीं आप कुछ बोलिए। तो वापस बाण भट्ट तक बात पहुंची कि गुरुदेव हंसे थे, जब उनको ऐसा बताया गया तो गुरुदेव हंसे। तो वराह मिहिर ने बोला हंसे क्यों, वापस कैलकुलेशन किया, नहीं बात तो ठीक है, गिरेगा, यहीं गिरेगा, इसी गोले के अंदर गिरेगा 12:12 और 12 सेकंड पे। तो वापस वराह मिहिर के पास गई बात। राजा ने भी बुलावा भेजा कि गुरुदेव आप आइए, आपका शिष्य है वहाँ पर, तो आप बताइए आप। तो राजा ने बुलाया, तो अब गए वराह मिहिर वहाँ पर। और वराह मिहिर ने जाकर बोला कि देखो ऐसा है, राजा ने पूछा कि आपका क्या कहना है। तो उसने बोला देखो राजन, आप कह रहे हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ कि वो जो मगरमच्छ का बच्चा गिरेगा जरूर, 12:12 और 12 सेकंड पर ही गिरेगा, लेकिन समस्या ये है कि वो उस घेरे के अंदर नहीं गिरेगा, वो आधा अंदर और आधा बाहर गिरेगा। अरे बाप रे, ये तो और बड़ी बात हो गई यार, आधा अंदर आधा बाहर गिरेगा, ये तो गजब हो गया। और बात फैल गई और लोग इकट्ठे हो गए। निश्चित दिन निश्चित समय
12:12 थाप से एक बच्चा आके गिरा। देखा लोगों ने कैसे गिरा, वो तो आधा अंदर आधा बाहर गिरा। तो वराहमिहिर ने तो पांव पकड़ लिए गुरुदेव के, गुरुदेव गलती हो गई, माफ़ी मांगता हूँ कि नहीं सीखा है, पर कहाँ गलती हो गई ये बताइए आप मुझे। राजा ने भी पूछा कि वराहमिहिर गुरुदेव, हम आपसे जानना चाहते हैं कि बाणभट्ट ने बोला तो गिरा तो सही, लेकिन ये आधा अंदर आधा बाहर इतना डिफरेंस, तो ये तो जानना है। तो वराहमिहिर ने बताया कि देखो ऐसा है, बाणभट्ट ने ये जो ज्योतिष शास्त्र के पक्ष में और विपक्ष में है ना, वो चीज़ इस बात को बहुत ध्यान से समझें कि विज्ञान तो है ये, उसमें दो राय नहीं है, पर क्या उतनी सटीक गणना करने वाले लोग उपलब्ध हैं? तो क्योंकि लोग उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए आप विज्ञान को नहीं नकार सकते। समझिए इस चीज को, है ना। तो वो आधा गहरा अंदर आधा गहरा बाहर वाला डिक्लेयर कर सकते हैं, पर उतना सटीक कैलकुलेशन करने वाले लोग अब नहीं बचे हैं, क्योंकि जानबूझकर हमारी संस्कृति को इतना नुकसान पहुंचाया गया है। 9 लाख किताबें जला दी बख्तियार खिलजी ने, है? कितना अकूट ज्ञान रहा होगा वो। एक छोटी सी बीकानेर में अनूप लाइब्रेरी करके एक जगह है, बीकानेर में राजा की एक लाइब्रेरी है, अनूप लाइब्रेरी। उस लाइब्रेरी में इतने दुर्लभ ग्रंथ रखे हुए हैं, छोटी सी लाइब्रेरी है वो, तो एक राजा ने बनाई हुई है। तो सोचो जो राष्ट्र की यूनिवर्सिटी रही होगी, जहां पर पूरे विश्व से लोग पढ़ने आ रहे हैं, उसकी लाइब्रेरी कितनी समृद्ध लाइब्रेरी रही होगी, पर सब खत्म कर दिया, सब खत्म कर दिया। तो इतना सटीक विज्ञान है ये, ठीक है लोग जानते नहीं है। अब ऑपरेशन करना तो होता है ना, पर एक डॉक्टर से फेल हो जाता है ऑपरेशन, हार्ट का ऑपरेशन एक डॉक्टर से फेल हो जाता है, तो आप ऐसा थोड़ी बोलते हैं कि हार्ट का ऑपरेशन ही गलत है, हार्ट सर्जरी ही गलत है। नहीं, दूसरा डॉक्टर होता है वो बहुत अच्छे से कर पाता है। तो यू डोंट ब्लेम हार्ट सर्जरी, यू ब्लेम डॉक्टर, है कि नहीं। तो ठीक वैसे ही ज्योतिष शास्त्र को आप दोष नहीं दे सकते। ज्योतिषी जो है वो कुछ पक्के होते हैं, कुछ कच्चे होते हैं, कुछ नए होते हैं, कुछ खिलाड़ी होते हैं, तो यू कैन नॉट ब्लेम ज्योतिष शास्त्र। बाबा रामदेव, तो गुरुदेव ने पूछा, जब राजा ने पूछा वराहमिहिर जी को, ये वीडियो पहुंचाइएगा अगर किसी का संपर्क हो उन तक, तो वराहमिहिर जी को जब पूछा कि कहाँ गड़बड़ हो गई कैलकुलेशन की, तो गुरुदेव वराहमिहिर ने कहा कि बाणभट्ट ने सारी कैलकुलेशन सही की थी, बस एक चीज ध्यान में नहीं ली इसने गणना में, वो भी चीज ध्यान में लेनी चाहिए थी। बोले क्या? तो बोले ये एक ऐसा दूर सरोवर, एक बच्चा गिरा कहाँ से, आके सुनना, कि एक दूर सरोवर है, उस सरोवर में बहुत सारे मगरमच्छ के बच्चे रहते हैं। एक बाज, एक गरुड़ जो है ना, ईगल, उस ईगल को भूख लगी, तो उसने उसको पकड़ा बच्चे को, और बच्चे को पकड़ के वो उड़ रहा था, बच्चा ऐसे हिल रहा था, बहुत ज़्यादा छूटने की कोशिश कर रहा था। तो जब गरुड़ जो है वो यहाँ पर पहुँचा, इसके ऊपर पहुँचा, और वो जब गिरा, है ना, तो यहाँ तक तो उसकी कैलकुलेशन ठीक थी, यहाँ तक तो अपने बाणभट्ट की कैलकुलेशन ठीक थी, लेकिन वो गिरेगा उस ईगल के पंजों से छूटकर, और जब वो नीचे गिरेगा, वो स्पीड भी इसने सही कैलकुलेट की, लेकिन हवा का रुख किस दिशा में चल रहा होगा वो कैलकुलेशन में लेना भूल गया ये। सोचिए, क्योंकि हवा भी तो चलती है ना, तो जब वो गिरेगा तो हवा किस दिशा से चल रही है, उस हवा का कितना असर पड़ेगा इसकी स्पीड के ऊपर, इसके गिरने के जगह के ऊपर, वो बाणभट्ट ने कैलकुलेशन नहीं किया। उस लेवल का विज्ञान है ज्योतिष शास्त्र। अब उस लेवल का विज्ञान जानने वाले लोग नहीं हैं, तो ये विज्ञान का दोष नहीं है ना, क्योंकि साधन सुविधाएं सब खत्म हो गई ना, साहित्य खत्म हो गया हमारा सब साहित्य। तो ठीक है, कुछ लोग हैं जो है ना, आज की तारीख में भी सटीक गणना होती है। नासा जिस समय बताता है चंद्र ग्रहण होगा, सूर्य ग्रहण होगा, एग्जैक्टली उसी समय का कैलकुलेशन वो 50 रुपए का वो जो पंचांग होता है उसमें पंडित लोग करके बता देते हैं। पंचांग छपता है तो कोई तो कैलकुलेशन करता होगा ना, तो है गणना है। तो कुछ गणनाओं में सटीक गणनाएं हम कर पा रहे हैं, कुछ चीजों में नहीं कर पा रहे हैं। अब लोग बोलेंगे सर पंचांग अलग चीज है और ज्योतिष अलग चीज है, तो भैया जो होता तो वही कैलकुलेशन के आधार पर है ना, सब कुछ चीजें ग्रहों की गतियों के आधार पर ही तो होता है ना, कि कब कौन सा ग्रह किस राशि में जाएगा, कब कौन सी राशि उच्च की है नीच की है, तो ये कैलकुलेशन है। पर कुछ लोग जानते हैं करना, कुछ लोग नहीं जानते हैं, डजंट मीन कि कैलकुलेशन नहीं है। सो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, और हर रेफरेंस में ये चीज़ लागू पड़ती है। और इंश्योरेंस तो बेकार है, भैया तुमको किसी ने इंश्योरेंस नहीं समझाया ठीक से, इसका मतलब ये नहीं कि इंश्योरेंस खराब है, इसका मतलब ये नहीं कि इंश्योरेंस खराब है। ठीक है, मुझे भी सीए अच्छे नहीं मिले, मुझे 3-3 सीए से जो झेलना पड़ा है जिंदगी में उनको, इसका मतलब ये नहीं है कि सीए करके कोई, अकाउंटिंग करके कोई प्रोफेसर नहीं होता और अकाउंटिंग गलत चीज है। नो, अकाउंटिंग सही चीज है।
जो रिटर्न सही चीज है, जीएसटी सही चीज है, बुक्स ऑफ अकाउंट सही चीज है, सीए गलत है। वो जो कर रहा था वो गलत है। ख्याल आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? मेडिसिन गलत नहीं है, ऑपरेशन गलत नहीं है, जो कर रहा था उसकी प्रैक्टिस नहीं थी, उससे गलती हो गई है कि नहीं? आयुर्वेद के बारे में भी बाबा रामदेव तो खुद इस चीज के प्रमाण हैं कि आयुर्वेद के बारे में पहले किसी ने इस तरह से बात नहीं की थी। योग के बारे में पहले इस तरह से किसी ने बात नहीं की थी। अयंगर गुरुजी थे और भी बहुत सारे, वो अपने अपने छोटे छोटे लेवल पर कर रहे थे। वो जो इंडियन टिपिकल स्टाइल होती है कि बस मेरा सधना चाहिए, लेकिन एक व्यक्ति ने आकर, बाबा रामदेव आपने आकर क्या किया, आपने आकर इसको एक वैश्विक चीज बनाया, एक उस लेवल पे लेके जो आधुनिक समय में जरूरत थी। बाकी सारी कंपनीज कॉर्पोरेट की तरह चलती है ना, तो आपने कॉर्पोरेट बनाया इसको, ये बहुत अच्छी चीज है, बहुत बड़ी उपलब्धि और गर्व है हमें आपके ऊपर, हमको आपके ऊपर। लेकिन किसी चीज को सिरे से नकार देना। और मैं आपको एक और बात बताता हूं, इस बात की पूरी पूरी संभावना है कि बाबा ने ऐसा बोला भी नहीं हो। ये तो मीडिया को कुछ चाहिए बात करने के लिए, उसने उसको बोल दिया। वो किसी और रेफरेंस में, किसी और संदर्भ में बात कही गई होगी, जैसे वो आईएमए वाले भी बात किसी और संदर्भ में कही गई थी। नहीं, आईएमए वाली नहीं, एलोपैथी वाली, वो किसी रेफरेंस में कही गई। भारत में एक बहुत बड़ी समस्या है, ये जो मीडिया है ना, देखो सोशल मीडिया पे बात करके मैं तो बोलो मीडिया को बोलूँगा, अभी मेरे खिलाफ हो जाएंगे सब, है ना। ये मीडिया है ना, इसका कभी भरोसा मत करिए, कभी भी मत करिए, पुराने समय में भी आज भी, क्योंकि ये मीडिया कभी भी वो पूरा सेंटेंस नहीं बताती है। जब अटल बिहारी वाजपेयी को ये पूछा गया था कि आपका नरेंद्र मोदी के लिए क्या संदेश है, क्या मैसेज है, उस समय प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। गुजरात में जो दंगे हुए थे, है ना, गोधरा कांड के बाद, उसके बारे में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में पूछा गया पत्रकारों ने जब अटल बिहारी वाजपेयी को, तो अटल जी ने बोला था कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि नरेंद्र भाई को राजधर्म का पालन करना चाहिए। मीडिया यहाँ पे कट कर देती है, पूरी रिकॉर्डिंग नहीं बताती है, नीयत देखिए उसकी, है ना, नीयत देखिए। पूरी रिकॉर्डिंग ये है कि अटल बिहारी वाजपेयी कह रहे हैं कि मैं नरेंद्र भाई को यही कहना चाहता हूं कि उन्हें राजधर्म का पालन करना चाहिए और मुझे पूरा विश्वास है कि वो राजधर्म का पालन कर रहे हैं। दिस इज फुल सेंटेंस, पर वो पूरा नहीं बताते, ठीक है। साथ में एक और भी वीडियो है ना, वो गांधी का भी, गांधी ने भी तो यही किया ना, मोहनदास करमचंद गांधी ने अहिंसा परमो धर्म कर दिया। उनका अगला सेंटेंस नहीं बताया आपको, एग्जैक्टली वैसे ही, मैं खाली किसी एक पार्टी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, एग्जैक्टली वैसे ही आपने सुना होगा, है ना, वो गुजरात अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक वीडियो आपने देखा होगा, बड़ा फनी है वो, है ना। उसमें वो बोल रहे हैं कि पानी में डैम नहीं बनाने चाहिए। डैम क्यों नहीं बनाने चाहिए? क्योंकि डैम के पानी में से अगर बिजली निकाल दी तो पानी का करंट खत्म हो जाएगा, तो उसमें से फसल कैसे होगी, वो शरीर में जाकर गुण ही नहीं करेगा। ना ये अधूरा सेंटेंस आप सुन रहे हैं, ठीक है। वो 60 समाचार तो होता है कि उन्होंने फर्जी वीडियो बनाए तो हम भी फर्जी वीडियो बना देते हैं, वो अलग बात है। पर उन्होंने, गहलोत ने दरअसल ऐसा नहीं बोला, उन्होंने नहीं बोला था, ही वॉज कोटिंग समवन, वो किसी को कोट कर रहे थे, है ना। जैसे सेम राहुल गांधी ने भी बोला कि इधर से आलू डालेंगे इधर सोना निकलेगा, ही वॉज नॉट टेलिंग, ही वॉज कोटिंग समवन, ठीक है। सो प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि जब आप किसी को कोट किया जा रहा है तो बिना संदर्भ के अगर आप बता देंगे तो उसके अर्थघटन अलग अलग हो जाते हैं। तो इस बात की पूरी संभावना है, मैं देख रहा वही निकल कर आएगा कि बाबा रामदेव ने बोला होगा ज्योतिष के बारे में किसी रेफरेंस में, एलोपैथी में भी किसी रेफरेंस में बोला है। अब बाबा रामदेव कैसे हैं? मैं ऐसा बोलता हूँ मेरे जैसे हैं वो क्या है, वो जोश में होते हैं, उनको लगता है यस ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना, और आयुर्वेदिक जैसी चीज है उनके पास और उन्होंने करके भी दिखा दिया, तो जोश में बोलते हैं। तो जोश में बोलते हैं तो बहुत सारे रेफरेंसेस छूट जाते हैं बताने, क्योंकि वो बात मीडिया से नहीं कर रहे हैं, वो बात आपसे और मेरे से नहीं कर रहे हैं, वो बात उस प्रोग्राम में कर रहे हैं जिस प्रोग्राम में वो पिछले 2 घंटे से बोल रहे थे, और उस 2 घंटे में बोली गई चीज के रेफरेंस में वो 2 घंटे और 1 मिनट पे वाक्य बोला जा रहा है, वो रेफरेंस है। पर मीडिया इस चीज को नहीं बताता है। प्रॉब्लम क्या हो रही है, मैं ये वीडियो की प्रॉब्लम ये हो रही है कि इस चक्कर में वो सेम जो मीडिया का उद्देश्य था वो पूरा हो रहा है। क्या था उद्देश्य? उद्देश्य ये था कि अभी क्या हो गया, सभी लोग बाबा के पक्ष में हैं, एक बहुत बड़ा लोग बाबा के पक्ष में है और एलोपैथी वाले इधर हैं। अब अंग्रेज तो चले गए लेकिन इन लोगों को छोड़ गए ना, अब बाबा के जो सपोर्ट में लोग हैं इनको तोड़ो,
इनको तोड़ो, तो कुछ ऐसा स्टेटमेंट निकाल कर लाओ। तो देखो अभी आप देख लो, जितने भी ब्राह्मण के ग्रुप है, जितने भी कर्मकांड के ग्रुप है, सब लोग बाबा के खिलाफ है। एक व्यक्ति में इतनी पैसे भर की बुद्धि नहीं है कि रेफरेंस चेक कर ले कि किस संदर्भ में कहा गया है। और है ही ना भैया, आप भी जानते हैं। आप देखो, अब समझिए, ब्राह्मणों का और पंडितों का भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि बाबा रामदेव ने ऐसा बोल दिया, उनके खिलाफ हो गए, लेकिन कभी भी ये लोग उनके खिलाफ नहीं हुए हैं। जो व्यक्ति बोलता है कि माता जी मेरे सपने में आए थे, उन्होंने मेरे को ये मुकुट दिया, इस मुकुट के नीचे पैसा रखो तो डबल हो जाता है, उसके खिलाफ एक भी ग्रुप में कहीं पोस्ट नहीं आई होगी, आप देख लेना। अभी एक और न्यूज आई थी, यही मीडिया की न्यूज थी, है ना, उसका विरोध नहीं किया किसी भी ब्राह्मण और पंडित ने, जिसमें बोल रहे हैं कि एक देवी आई, 3 औरतें मंदिर गई, 3 औरतों के अंदर देवी आई और उस देवी ने बोला पानी देकर लोगों को कि कोरोना ठीक हो जाएगा तुम्हारे इस पानी से। एक पंडित का कसम खाने के लिए भी स्टेटमेंट नहीं आया कि लोग धूर्त, धोखेबाज, पाखंडी, ऐसा कुछ नहीं होता है, पर बाबा के खिलाफ हो गए। इसीलिए तो 1100 साल गुलाम रहे हैं, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। 1100 साल की गुलामी क्यों हुई है और उस गुलामी का परिणाम क्या हुआ है, यही कारण है इसके। ये भगवान ने जो दिया है ना, इसको एज इट इज पेटी पैक ले जाने के लिए नहीं दिया, इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। सीधे तलवार निकाल के खड़े हो गए, बाबा ना मेरे कुछ लगते हैं ना आपके कुछ लगते हैं, पर समझो क्या हो रहा है। अमित शाह बोलते हैं ना, क्रोनोलॉजी समझिए, क्रोनोलॉजी समझिए, है ना। सो आप समझिए इस चीज़ को कि, और ये खाली सिर्फ बाबा के रेफरेंस में नहीं है, ये लाइफ की, क्योंकि अगर आप बिना किसी जांच पड़ताल किए या बिना किसी रेफरेंस को सिर्फ उससे, क्योंकि प्रगति कर रहा है तो खिलाफ होंगे ही ऑब्वियसली। आपको अगर ज़्यादा दुश्मन चाहिए तो सक्सेसफुल हो जाइए, बहुत सारे दुश्मन ऑटोमेटिक बन जाएंगे। तो मीडिया ने कुछ बोला है तो आप खिलौना बन गए हैं उनके हाथ का, कुछ पर्टिकुलर लोगों के हाथ का खिलौना बन गए हैं। सेम चीज़ सब लोगों के लिए लागू पड़ती है। वो अभी मैं बोलूँगा तो फिर मेरे ऊपर केस करेंगे लोग, है ना। और वो संविधान के नाम पे क्या क्या कर रहे हैं लोग, है ना। वो बोलते हैं ये जाति और ये धर्म और ये सब है ही नहीं, ये आप खिलौना बन रहे हैं लोगों के हाथों का, आपको समझ नहीं पड़ती है। सो मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ, ये बताने के लिए कि क्योंकि मैं बहुत सारे फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप में हूँ, अखिल भारतीय ब्रह्म समाज और अखिल भारतीय अंतर्राष्ट्रीय ब्रह्म समाज और ये समाज और वो समाज, बहुत सारे ग्रुप्स में हो, है ना। आप जब तक लोगों के हाथ का खिलौना बनते रहेंगे तब तक अपनी पूर्व प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आप ब्राह्मण हैं, महान हैं, प्रूव करना पड़ेगा आपको कि आप विचारों से परिपक्व भी हैं। ये उधार नहीं दे रखा है, किसी को गिरवी नहीं रखा हुआ है, ये प्रूव करना पड़ेगा आपको। किसी ने भी कुछ भी स्टेटमेंट दिया, धाड़ से शुरू हो गए, खिलौना बन गए आप लोगों के हाथ का। ऐसा मत करिए। और खाली ये आपके ऊपर लागू नहीं पड़ता है, इंश्योरेंस में भी ये है। वो पान की दुकान पे खड़े होकर एक दोस्त बोल देता है कुछ नहीं मिलता इंश्योरेंस छोड़, तो ये भाई साहब इंश्योरेंस नहीं लेते हैं। वो उस व्यक्ति में इतनी बुद्धि नहीं है कि यार मेरे को अगर कुछ हो गया तो ये दोस्त नहीं आएगा मेरे परिवार का ख्याल रखने के लिए। वो इंश्योरेंस कंपनी वाला एजेंट आएगा मेरे को चेक देने के लिए, परिवार को चेक देने के लिए, पर उसकी नहीं सुन रहे हैं। वो पान की दुकान पे पिचकारी मारते हुए दोस्त की सुन रहे हैं। फिर परिवार 40,000 से ज़्यादा ऐसे परिवार, अब ये तो मेरे डेटा नहीं है, न्यूज़पेपर, वही न्यूज़पेपर जिसके न्यूज़ और वही मीडिया जिसके न्यूज़ सुनकर आप भटक जाते हैं, खिलौना बन जाते हैं। उसी मीडिया में ये भी न्यूज़ आई है कि लाखों लोगों की मृत्यु हो गई है ना, लाखों लोगों की मृत्यु हो गई है। कभी ये सोचा आपने कि उसके परिवार क्या होगा? नहीं पूछ रहा हूँ मैं, ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये सोचे क्या होगा। क्या उसके परिवार के बाकी के सदस्यों को ये पता है कि जिस परिवार के सदस्य की मृत्यु हुई है उसने हमारी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए क्या किया है? 90% से ज़्यादा केसेस में एडवाइजर का नंबर तक परिवार वालों के पास नहीं होता है। इतनी दुखद सिचुएशन है समाज की। 40,000 करोड़ रुपयों से ज्यादा पैसा बैंकों में, इंश्योरेंस कंपनी में और पोस्ट ऑफिस में पड़ा है। घर वाला कोई क्लेम करने नहीं आया क्योंकि घर में बताया नहीं किसी को कि हमने इतना इन्वेस्टमेंट कर रखा है। भारत एक अमीर देश है जहां पर गरीब लोग रहते हैं। गरीब क्यों हैं? बिकॉज वी लिव इन फाइनेंशियली अनएजुकेटेड सोसाइटी। आर्थिक निरक्षर समाज में रहते हैं। तो ये चीज खाली बाबा रामदेव से जुड़ी या पंडितों ब्राह्मणों से जुड़ी हुई या किसी दूसरे व्यक्ति से जुड़ी हुई नहीं है। ये नेचर से, ह्यूमन नेचर से, मनुष्य की जो वृत्ति है उससे जुड़ी हुई है कि अपने आप को डेढ़ शाना समझना और बाद में परिवार वालों की बैंड बजा के चले जाना। अब तुम तो चले गए, है ना। वही घर वालों को पता नहीं है जिनको कि तुम क्या छोड़कर गए हो, वो पिंडदान और कर रहे हैं तुम्हारे पीछे। क्या समझते हैं आप अपने आप को?
क्या समझते हैं कि अमर पट्टा लिखवा के लाए हैं? घर वालों से बात नहीं करेंगे आप कि फाइनेंशियली क्या सिचुएशन है? क्या करेंगे वो लोग? और ये जो मीडिया है ना, इसके भरोसे मत रहना। मीडिया तो फिर क्या करेगी? मीडिया जो है ना, वो देखा ही होगा आपने, नहीं तो आपको चाहिए मैं इसी वीडियो के कमेंट में डाल दूंगा ये चीज। वो एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी कूली का काम करती है, और कूली का काम करके अपने पति की जगह कूली का काम करके और अपने बच्चों को पढ़ाती है, खाना वाना खिलाती है। मीडिया बोलती है नारी शक्ति, मातृशक्ति। ये शर्म आने की चीज है, ये गर्व करने की चीज नहीं है। ये शर्म आने की चीज है कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, पीछे से उसके परिवार को, जो लड़की सब कुछ छोड़ कर आई थी, जिसके भरोसे उसको कूलीगिरी करनी पड़ रही है अपना पेट भरने के लिए और बच्चों का जीवन पालन करने के लिए। गर्व करने की बात नहीं है समाज के लिए। उस दिन सबको गर्दन झुकाकर 2 मिनट का मौन रखना चाहिए कि हम एक व्यक्ति के रूप में असफल हो गए, एक समाज के रूप में असफल हो गए हम, कि 150 सालों के बावजूद भी हम लोगों को ये नहीं समझा पाए कि मर जाएगा, घर वाले भिखारी हो जाएंगे, कुछ इंश्योरेंस करवा ले रहे। कुत्ते की तरह ट्रीट करते हैं अपने एजेंट को, एडवाइजर को, जब वो आता है आपके पास बात करने के लिए। आपके परिवार के लिए आ रहा है। अगर आपने अपने एडवाइजर के साथ कुत्ते की तरह ट्रीट किया ना, ये चैलेंज है मेरा, लोग बाद में आपके परिवार वालों के साथ कुत्ते की तरह ट्रीट करेंगे, क्योंकि आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है वो, क्योंकि छोड़ के ही नहीं गए, होशियारी में रह गए, मोदी को सिखाने में रह गए कि मोदी को क्या करना चाहिए, और अमित शाह को सिखाने में रह गए, और वर्ल्ड बैंक को सिखाने में रह गए, और चाइना को सिखाने में रह गए। घर वालों की हालत खराब कर दी, खाने के पैसे नहीं है उनके पास, कूलीगिरी करनी पड़ी है। दिल्ली में, ये तो सर मेरी न्यूज़ नहीं है, वही मीडिया की न्यूज़ है, वो दिल्ली में 3 करोड़ के बंगलों के बाहर वो औरत छोले कुलचे के लारी ठेला लगाती है, वो क्योंकि पैसा ही नहीं है, बंगलो बेच के थोड़ी घर चलाएंगे, पेट भरेंगे। वो भाई साहब डोड होशियारी में रह गए। और लोग बोलते हैं मरे हुए के बारे में नहीं बोलना चाहिए कुछ। वो पूछो उस पत्नी को, रोज रात को गाली देती होगी वो कि मर गया, छोड़ के हमको कुछ इंतजाम करके नहीं गया, जिसके भरोसे सब कुछ छोड़कर आई थी मैं। फिर बोलते सर आप गुस्सा हो जाते हैं। तो क्या आरती करें आपकी? आरती करें हम, फूलमाला लगाएं, शंख बजा देते हैं, अगरबत्ती भी कर देते हैं, परिवार का ध्यान नहीं रखेंगे आप? अपने परिवार का, पड़ोसी का ध्यान रखने को नहीं बोल रहे हैं हम आपको। अपने परिवार के लिए जो लड़की सब कुछ छोड़कर आ गई, अपना सब कुछ पीछे छोड़कर, वापस मांग भी नहीं सकती अपने पिता और भाई से, कुछ भी जा नहीं सकती है। मैं आपको बताता हूं सैकड़ों ऐसे एग्जांपल, जो बेटी वापस नहीं जा पा रही है घर पे पति की मृत्यु के बाद, और ससुराल वाले रखने को तैयार नहीं है। जो लड़की सब कुछ छोड़कर आ गई आपके भरोसे, जिसने आपके बच्चों को जन्म दिया है अपनी जान पर खेलकर, जो आपके बच्चों का पालन पोषण कर रही है, क्या कर रहे हैं आप उसके लिए? क्या कर रहे हैं आप उसके लिए? जिम्मेदारी नहीं बनती है आपकी? है? रामदेव के बारे में चर्चा करेंगे, पंडितों के बारे में चर्चा करेंगे, आईएमए के बारे में चर्चा करेंगे, कभी कभी पत्नी के साथ फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में भी चर्चा करिए। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूं, डेटा है, irda.gov.in पर जाइए, है ना। सिचुएशन बहुत, भारत में 2.78% पेनिट्रेशन रेट है इंश्योरेंस का। शर्म आनी चाहिए समाज के रूप में हम सभी लोगों को। 2.78% पेनिट्रेशन रेशो, यानी प्रति 100 व्यक्ति 2.78% लोग इंश्योर्ड हैं, और वो भी पर्याप्त इंश्योरेंस नहीं है, सिर्फ फॉर्मेलिटी के नाम पे इंश्योरेंस ले रखा है। क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं? बस ऐसे ही आप तो निकल लेंगे, आप निकल लेंगे, पता नहीं स्वर्ग मिलेगा कि नरक मिलेगा, लेकिन यहां नरक जरूर छोड़कर जाएंगे, ये निश्चित है। अगर आपने पर्याप्त आर्थिक स्थिति क्लियर करके नहीं गए, वहां पर क्रिएट करके नहीं गए हैं तो रिटर्न चाहिए साहब, है ना। रिटर्न कम है इंश्योरेंस में। मतलब मैं समझना चाहता हूं आपसे, बड़ा नाराज हूं मैं, आज फेसबुक पे लाइव कर रहा हूं मैं नाराज हूं आपसे। मैं समझना चाहता हूं कि लोन पे 40% ब्याज देने को तैयार हैं आप। एजुकेशन लोन लेने, कार लोन लेना है साहब, कार लोन पे आप 15% ब्याज देने को तैयार हैं। मुझे बताइए, दिल पे हाथ रख के, 15% ब्याज देना फायदेमंद है या 4% मिलना? 19% का डिफरेंस होता है सर। लोन लेने को तैयार, लोन की बात करो, तैयार बैठे हैं, लेकिन एक टर्म प्लान नहीं लिया जाता है जो सबसे सस्ता मिलता है। और वो बेचारा एडवाइजर भी, मैं बोलता हूं एडवाइजर को भी मुर्गा ही
बनाना चाहिए, वो भी पीछे पड़ा है आपके, दिमाग खराब है उसका आपके पीछे तो पड़ना ही नहीं चाहिए किसी को भी, लेनदार ही पड़ेंगे अब तो आपके पीछे, वो बैंक लोन के लिए ईएमआई वाला ही पड़ेगा आपके पीछे, किसी और के लिए नहीं करना है रे, किसी और के लिए नहीं करना है, अपने ही परिवार के लिए, उस लड़की के लिए करना है जो सब कुछ छोड़कर आपके भरोसे आपके परिवार में आपकी पत्नी बनकर आ गई, आपके बच्चों को जन्म दिया है जिसने, उसका हक बनता है, आप अपने आप को इतना खां समझते हैं ना, तो उसका हक बनता है फाइनेंशियल सिक्योरिटी, और अभी हक बनता है। विचार करके बाद में, इतनी विचार करने की क्षमता होती ना तो ये हालत नहीं होती देश की और समाज की और आपके परिवार की, कि खाने के वांदे पड़े हुए हैं, क्या होगा, कोरोना हो गया है ना, मतलब सोचिए, खां बन कर घूम रहे थे, क्या हालत है 15 महीने में, क्या हालत है, रिटायर हो जाएंगे, पूरी इनकम बंद हो जाएगी, तब क्या हालत होगी 15 साल तक, 15 महीने में हालत खराब हो रही है आपकी। कौन सिखाता है ये सब आपको यार? मेरे पास जमीन बेचकर चलाएंगे, बेटी की शादी करेंगे, गोल्ड बेचकर बेटी की शादी करेंगे, बेटी को जिंदगी भर मन में ये रह जाएगा कि जमीनें बिक गई मेरे बाप की मेरी शादी करने में, बच्चों को जिंदगी भर के लिए अफसोस रह जाएगा कि हमको पढ़ाने में बाप की जमीनें बिक गई। कौन सिखाता है ये सब आपको? एक प्लानिंग करनी होती है, एक फाइनेंशियल प्लानिंग करके एक चीज होती है, फाइनेंशियल प्लानिंग करिए, कब कब कितना पैसा आने वाला है, कब कब कितना जाने वाला है, खुद को पता नहीं है, परिवार तो छोड़ दो, खुद को एक पेपर के ऊपर लिख के नहीं रखा है कि इतना इतना आने वाला है, इतना इतना जाने वाला है, सब अधर चल रहा है, सब अधर चल रहा है। मोदी को सिखाएंगे हम सब देश कैसे चलाना है ना, अमित शाह को सिखाएंगे हम देश कैसे चलाना है, और राहुल गांधी के बारे में भी 4 सेंटेंस बोलेंगे, लेकिन खुद के परिवार की हालत क्या है उसके ऊपर 5 मिनट भी नहीं बिताते हैं। ऐसा मत करिए, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना। इस देश के लिए आप एक नंबर हैं, सिर्फ ध्यान रखना, 16 डिजिट 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर। न्यूज़पेपर में कभी भी कैसा आता है कि आज इतने लोगों की मृत्यु हुई, नंबर हैं आप, लेकिन आप अपने परिवार के लिए सब कुछ हैं, सब कुछ हैं अपने परिवार के लिए, उनके लिए सिर्फ नंबर नहीं है आप। और कोई याद नहीं रखने वाला है, वही जो पान की दुकान पे खड़े होकर पीक थूकते हुए दोस्त आपको ज्ञान दे रहे थे ना, एक व्यक्ति नहीं आएगा पैसा लेकर आपके परिवार के पास कि कोई बात नहीं, हमारा दोस्त था, हमारे साथ रहता था, कोई बात नहीं, आज से 5-5 हज़ार हम 5 लोग मिलकर दिया करेंगे आपको, एक व्यक्ति नहीं आएगा। मैं चैलेंज दे रहा हूं आपको करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपका परिवार है। ख्याल आ रहा है? कॉल करिए अपने इंश्योरेंस एडवाइजर को अभी, हाँ अभी कॉल करिए, 11:45 बजे हैं, वो जग रहा होगा बेचारा, कॉल करिए उसको, टाइम लीजिए, वीडियो कॉलिंग। अभी तो कोरोना है, अभी कैसे मिलेंगे? अरे नहीं मिलेंगे, टाल दिया आपने हैं, और कल को कुछ हो गया क्या करेंगे घर वाले? बड़ा टिकटॉक पे टाइम बिताते। चैलेंज है मेरा आपको ये, आप अपने मोबाइल में देखना स्क्रीन टाइम क्या है आपका, स्क्रीन टाइम क्या है आपका। वेब सीरीज भी देख रहे हैं, और फेसबुक भी देख रहे हैं, और यूट्यूब भी देख रहे हैं, और व्हाट्सएप भी देख रहे हैं, और एडवाइजर बोलता है कि वीडियो कॉलिंग कर लेते हैं, तो बोलते नहीं अभी नहीं। क्या प्रॉब्लम है वीडियो कॉलिंग करने में? सारी दुनिया अपग्रेड हो रही है, तो मीटिंग वीडियो कॉलिंग पे करने में क्या प्रॉब्लम है आपको? आपके परिवार की बात चल रही है ना भाई। रिलेटिव से बात करते, जब फोन था फोन पे बात करते थे, फोन नहीं था तो क्या करते थे? वो पोस्ट कार्ड लिखते थे, अंतर्देशीय पत्र लिखते थे। फिर अंतर्देशीय पत्र से फोन आया तो फोन एसटीडी, याद है ना, एसटीडी पीसीओ पे जाते थे अपन रात को 11 बजे 1/4 चार्ज होने के बाद। किया ना, अपग्रेड किया ना अपने आप को। तो हम पोस्ट कार्ड से फोन पे आए, फोन से फिर मोबाइल फोन पे आए, मोबाइल फोन से फिर वीडियो कॉलिंग पे आए। तो एक बार का पर्सनल मीटिंग नहीं हो सकता है तो नहीं हो सकता यार, वीडियो पे कॉलिंग करके समझ लीजिए उससे एक बार प्रॉब्लम क्या है। और सभी कंपनीज ऑनलाइन उनके प्लेटफॉर्म्स होते हैं, आप उधर से बात करो, इधर अपलोड करो, सारा पॉलिसी मिल जाएगी। न करे ईश्वर अगर कुछ हो गया, और हिमांशु भाई आप तो डराते रहते हो, न करे करते, भाई मेरे डराने से नहीं होता है कुछ भी। मैं तो कहता हूं 100 साल जीना, भाई मेरे बोलने से होता नहीं है ना, होता नहीं है। वो जो नंबर्स हैं वहाँ लाखों के, जिनको कोरोना हो गया, जिनके लाखों रुपए के हॉस्पिटल्स के बिल आए हैं, क्या मैंने बोला था क्या उनको तुम्हारा बिल आएगा? नहीं, मैं बोलूं नहीं बोलूं तो भी ये तो आता ही है भैया, और बिल आपको ही चुकाना पड़ेगा। वापस आ गए तो भी, और नहीं आ पाए तो भी। समझिए इस चीज को।
कितना टालेंगे, कितना टालेंगे आप इसको? और क्यों टालेंगे यार? पैसा नहीं है आपके पास, इसलिए। घर पे आईना होगा ना, देखिए आईने के सामने जाकर खड़े होकर अपनी आंखों में आंखें डाल के बात करिए कि क्या वास्तव में मेरे पास पैसा नहीं है? मेरे परिवार की सुरक्षा के लिए मेरे पास पैसा, तो फिर किस चीज के लिए पैसा है? तो किया क्या फिर आपने इतने साल तक, अगर आपके परिवार की सुरक्षा के लिए आपके पास पैसा नहीं है तो? ये हक किसने दिया आपको बताने का मोदी को और अमित शाह को और राहुल गांधी को और ममता बनर्जी को कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? इतनी उम्र हो गई आपके पास, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए 400 रुपये महीने का नहीं निकाल पा रहे हैं आप। हक बनता है आपको कुछ भी बोलने का? मैं नाराज, दुख इसलिए है क्योंकि मैं फैमिली काउंसलिंग करता हूं। अभी मेरे पास कुछ ऐसे केसेस हैं, जिन केसेस को देखता हूं ना तो मैं क्या बात करूं उन लोगों से, ऐसा लगता है मुझे। मैंने एग्जाम्पल दिया है, आपको चाहिए स्क्रीनशॉट पे पोस्ट कर सकता हूं यहां पर। मैंने एग्जाम्पल दिया है कि जितने भी फिल्में थी, हर फिल्म में निरूपा राय ने मजदूरी करके अमिताभ बच्चन और शशि कपूर को बड़ा किया है। क्यों रो रही है तू अब उस व्यक्ति के पीछे जिस व्यक्ति ने तुम्हारे बारे में सोचा नहीं कुछ भी? ये बोलना पड़ता है मुझे काउंसलिंग में उस टूट गई विधवा को, उस टूट गई लड़की को जो इतनी टूट जाती है कि उसे समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं अब। मुझे उसको बोलना पड़ता है कि निरूपा राय रोती थी फिर भी मजदूरी करके बच्चों को पाला, मजदूरी कर बच्चों को पाल। उसके लिए रो रही है जो तुम्हारी ऐसी हालत करके छोड़ के चला गया। श्राद्ध भी मत करना उसका। तो व्हाट, मैं स्क्रीनशॉट चाहिए भेज सकता हूं आपको, ये लिखा है मैंने कमेंट उसको मैसेज में। ये हालत है पीछे से लोगों की, और फिर बोलते हैं गुस्सा मत हो। होगा ना, आपके चारों तरफ परिवार है बहुत सारे, देखो मालूम करिए किस किस परिवार में क्या क्या सिचुएशन है। जहां पर भी कोरोना के बिल आए हैं, जो हॉस्पिटलाइजेशन के बिल आए होंगे, या अगर किसी का अनफॉर्चुनेटली मृत्यु हो गई होगी, तो मालूम करिए अपने नेटवर्क में कि बाद में उनके परिवार की क्या हालत है। 4 लाख का क्लेम आ रहा है कहीं पे इंश्योरेंस है, तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था वो व्यक्ति पान की दुकान पे खड़े होकर, अरे मेरे पास तो इंश्योरेंस है, 4 लाख का क्लेम है। 4 लाख में घर वालों का साल भर नहीं चलेगा। अपने परिवार के लिए एडवाइजर को बोलना पड़ता है आपको, उसको फॉलोअप करना पड़ता है, आपके परिवार के लिए फॉलोअप करना पड़ता है। आपकी जिम्मेदारी है, या आपकी जिम्मेदारी है, और किसी की भी जिम्मेदारी नहीं है। कॉल करिए अपने एडवाइजर को, समझिए उससे, बोलिए उसको कि मुझे लाइफलाइन बैलेंस शीट क्या होता है बताइए, मैं अभी करना चाहता हूँ प्लानिंग उसकी। मत लेना उससे मत लेना, ठीक है? आपको लगता है ना अरे सर एजेंट आता है वो तो बेचने की कोशिश करे, पर समझ तो लो उससे यार, किसी और से ले लेना बस। तो किसी और, वो भी दूसरा भी वैसा ही होगा। ये डॉक्टर के पास नहीं जाओगे, उस डॉक्टर के पास जाओगे, उस डॉक्टर के पास नहीं जाओगे, जाना तो डॉक्टर के पास ही पड़ेगा ना। तो जो भी एडवाइजर को आप ट्रस्ट करते हैं उसके पास जाइए, उसको बोलिए कि मुझे लाइफलाइन बैलेंस शीट क्या होता है बताइए, मैं देखना चाहता हूं मेरे जिंदगी में कैश इनफ्लो क्या है और कैश आउटफ्लो क्या है, कब कब इनफ्लो आने वाला है, कब कब आउटफ्लो जाने वाला है, और उसके में कितना गैप है, कहीं गैप तो नहीं है। अब 3 ही चीजें निकल कर आएगी ना, या तो उदाहरण के तौर पे 100 रुपया आने वाला है, 100 रुपया जाने वाला है, कोई टेंशन की बात नहीं, ठीक है, सब कुछ ठीक है, सो जाओ चैन से तान के। परिवार को बता दो, वाइफ को बता दो, देख भैया 100 रुपया जाने वाला है, उसके सामने 100 रुपया आने वाला, उससे पहले का इंतजाम कर दिया, चैन से सो जाओ। या क्या निकलेगा, या 100 रुपया आने वाला है और 80 रुपया जाने वाला है, वाइफ को बता दीजिए, कोई चिंता की बात नहीं है, निश्चिंत होकर सो जा, आने वाला 100 है, जाने वाला 80 है, 20 रुपया बचा रहेगा। और या फिर क्या निकल कर आएगा कि 100 रुपया आने वाला है और 140 रुपया जाने वाला है, तो बता दीजिए परिवार को भाई 40 रुपया जाने वाला है, लेकिन मैं इसका इंतजाम कर रहा हूं, चिंता मत करना, चैन से सो जा। और करना क्या है, और क्या करना है? घर पे बच्चों की पार्टी होती है, देखिए मतलब आप बोलते गुस्सा, तो गुस्सा नहीं हो तो क्या करूं मैं, घर पे बच्चे की बर्थडे पार्टी करते हैं तो पूछते कितने लोग आने वाले हैं, तो पत्नी बोलती है कि नहीं 40 बच्चे, तो पूरी क्लास के स्टूडेंट तो सारे आएंगे ही। अच्छा 40 लोग आएंगे पर बच्चे का 400 रुपये का बजट, तो 16,000 रुपये लगेंगे, और रिटर्न गिफ्ट होगा, और एक केक का 20,000 में हो जाएगा काम। मतलब आप 2 घंटे की बर्थडे पार्टी के लिए कैलकुलेशन करते हैं और इंतजाम करते हैं कि 20,000 का इंतजाम होगा। आपके पूरे जीवन भर का कैलकुलेशन कब करेंगे, रिटायरमेंट का कैलकुलेशन कब करेंगे, और वाइफ को कब बोलेंगे कि इंतजाम हो जाएगा? मुहूर्त निकलवा दें उसके लिए। कब?
कॉल करिए अपने एडवाइजर को, अभी कॉल करिए, पूछिए उससे कब मिल सकते हैं, वीडियो कॉलिंग पे कब मिल सकते हैं। ख्याल आ रहा है? हिमांशु जोशी है मेरा नाम, और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं आपको कि आपका परिवार आपकी जिम्मेदारी है, ये याद दिला रहा हूं। टाल नहीं सकते, नहीं टाल सकते, गुनाह है टालना फाइनेंशियल सिक्योरिटी को। न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना सूरत में, अब देखिए मतलब कैसे कैसे लोग होते हैं धरती पे, कि सूरत में 46 लाख की पॉपुलेशन है, ऑफिशियल की बता रहा हूँ, उधर ऑफिशियली 30 लाख लोग रह रहे हैं, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, टोटल 60-70 लाख क्रॉस करते हैं वहाँ पे। वो जो वोटिंग पावर है जिनके पास सिटी में, वो बाहर से आते हैं, उनका वोटिंग वहाँ नहीं होता, इसलिए वो काउंट नहीं करते वहाँ पे। वो लोगों में कितने 45 लाख लोगों में हेल्थ इंश्योरेंस कितने लोगों के पास निकला, कोरोना कवर 1,87,000 लोग। कैन यू बिलीव दिस? 46 लाख 45 लाख 45 लाख लोगों के शहर में कोरोना के लिए हेल्थ कवर 1,85,000 लोगों ने लिया है। और फिर कुछ हो जाएगा तो गवर्नमेंट को गाली देंगे, और फिर कुछ हो जाएगा तो परिवार वाले पीछे से रोएंगे कि क्या ये हालत हो गया हमारा। समझिए इस चीज को, कॉल करिए अपने एडवाइजर को अभी। मुझसे नाराज होकर 2 गाली मुझे दे देना, मुझे चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एडवाइजर की सुनिए। अच्छे एडवाइजर, जो भी आपका एडवाइजर है, प्रोफेशनल एडवाइजर है, कॉल करिए उसको, समझिए, उसको पूछिए कि लाइफलाइन बैलेंस शीट क्या होता है, कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो, समझिए, और इंश्योरेंस करवाइए अपना। किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, किसी को कुछ रत्ती मात्र का फर्क नहीं पड़ेगा, आपके परिवार को बहुत पड़ेगा, और हर क्षण पड़ेगा, हर पल पड़ेगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। मैं दोबारा आ जाऊँगा। ये पेनिट्रेशन रेट नहीं बढ़ाना है, 2.87 से 7.8 से आगे नहीं बढ़ाना, ये तो मैं फिर से वीडियो करूँगा, फिर से बात करूँगा। मेरा काम ही यही है, जगाना। मैं जगाता रहूँगा, मैं बोलूँगा सूरज की धूप आ गई है, खिड़की दरवाजे खोलिए। अगर आप नहीं खोलेंगे तो मैं जब तक नहीं खोलेंगे तब तक खटखटाता रहूँगा। हैं, आपने देखा होगा ना, लोगों को इंश्योरेंस एजेंट क्या काम किया है, एजेंट, इंश्योरेंस का एजेंट, अच्छा भीख मांगने का काम शुरू किया है। हाँ, उसने भीख मांगने का काम शुरू किया है ताकि तुम्हारे बाद तुम्हारे परिवार वालों को भीख ना मांगनी पड़े, इसलिए वो आता है भीख मांगने के लिए प्रीमियम की। आपके परिवार की बात चल रही है, आपके परिवार की बात चल रही है, और उसके लिए डिले करना अलाउड नहीं है।